चलिए कहानी और किस्सा शुरू करते हैं। अभी तक की बात करें एसक्यूएल के अंदर तो हम लोग सारी ऑलमोस्ट चीज़ें कर चुके हैं। मतलब बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल की बात करें, डीबीएमएस से हम लोगों की शुरुआत हुई थी, हम लोग एसक्यूएल तक पहुँचे। एसक्यूएल में सारा बेसिक्स करने के बाद में हम अभी अपना जो स्टेप है वो अप कर रहे हैं। अब ये जो क्लास है ना, ये क्लास अगर मैं कहूँ तो क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के सिलेबस में भी है और क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में भी है। तो यानी कि ये क्लास है जो एग्रीगेट फंक्शन की, ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अब ऐसी बात है कि एग्रीगेट फंक्शन से अगर आप आईपी की बात करोगे तो आईपी को 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आएंगे ही आएंगे। सिर्फ अगर ग्रुप बाय की बात करें, एग्रीगेट को भी साथ में मिला लें कि अलग अलग अगर सम से पूछ लिया या मैक्स से पूछ लिया तो आपको 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे ऑलमोस्ट। लेकिन अगर सीएस की बात करें तो आपको एग्रीगेट और ग्रुप बाय से आपको 1 क्वेश्चन आ जाएगा, एग्रीगेट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको भी 3 एक क्वेश्चन है जो कुल मिलाकर के इस टॉपिक के अंदर से आएंगे। बात ऐसी है कि 12th सीएस के अंदर में ना 20 नंबर का है ये पूरा का पूरा एसक्यूएल और डीबीएमएस। लेकिन आपके पास में कनेक्टिविटी, ग्रुप बाय, जॉइन, बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल और डीबीएमएस सारा मिलाकर के अगर हम कहें कि इतना पोर्शन है एसक्यूएल का, ठीक है, पूरा डीबीएमएस और एसक्यूएल का, और ये कितने का है, 20 नंबर का है। बात ऐसे आती है कि जो 12th आईपी है ना, उनके पास में एग्रीगेट फंक्शंस हैं, आपके पास में सिंगल रो फंक्शंस है, ग्रुप बाय है, बस इतनी सी चीज़ है। तो यानी कि एसक्यूएल का छोटा सा पोर्शन, और ये छोटा पोर्शन 25 नंबर का है। अब बात ऐसे होती है कि भाई इस छोटे पोर्शन में 25 नंबर, तो यानी कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ऑफ कोर्स इनके पास में एरिया बहुत ज़्यादा है, एसक्यूएल डीबीएमएस कनेक्टिविटी मिला करके, और नंबर भी बहुत कम है, यानी कि बहुत का मतलब 20 नंबर का है। तो फिर उस हिसाब से आपको क्वेश्चन है जो इसके अंदर से आएंगे। तो आपको इतना वास्ट एरिया पढ़ना है 20 नंबर के लिए, और आपको छोटू सा एरिया पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप आईपी के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहती हो ना, तो आपको एक चीज़ बता दें, आपको पेपर में हर दूसरा, हर पहला क्वेश्चन जो आएगा वो एसक्यूएल का आएगा और पैंडास का आएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों के ऊपर अच्छी कमांड कर लो, क्योंकि यही 70 में से 50 नंबर का पोर्शन बन जाता है, ठीक है। तो एसक्यूएल और ये दोनों मिलाकर के आपका 50 मार्क्स का है और 70 नंबर का आपका पेपर है। तो पीछे जो बचे हुए चीज़ें उनको देखो आप किस तरीके से कवर कर लोगे जल्दी जल्दी, है ना। तो बात इतनी है कि सीएस वालों को किस तरीके से पढ़ना है और आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस को शुरू करते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं ऐसा ही चाह रही थी कि ग्रुप बाय, एग्रीगेट और जॉइंस मॉर्निंग के टाइम में एकदम फ्रेश माइंड से आपको चीज़ें करा दें। तो बिल्कुल चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, एग्रीगेट अगर आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि एग्रीगेट, ग्रुप बाय, जॉइंस, इन तीनों की जब क्लासेस हम लोग एक के बाद एक करेंगे ना, तो इसके बाद में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन होगा आपके सामने एंड गारंटेड है कि आप वो क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन भी है जो कराऊंगी इन सारी चीज़ों को ख़त्म करा करके। ओके, अब बात करते हैं जी एग्रीगेट फंक्शंस की। एग्रीगेट फंक्शंस हमारे सिलेबस की बात करें तो आपके पास कुछ 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6। अगर हम इन एग्रीगेट फंक्शंस की बात करेंगे तो एग्रीगेट फंक्शंस की बात करेंगे, आपके पास में सम है और एवरेज है, ठीक है। आपके पास में मिन है और मैक्स है, ठीक है। आपके पास में काउंट है एंड काउंट स्टार फंक्शन है, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या चीज़ है, आपको पेपर के हिसाब से बोलें तो इन दोनों में से क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है, एंड ऑफ कोर्स इन दोनों में से क्वेश्चन है जो आता है, ठीक है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इन दोनों में ये दोनों ही है, ये दोनों ही है। तो सम से आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ें कर लोगे तो सम भी तो कर ही लेंगे ना। अच्छा, अब ये बात आती है कि आपके पास में ये 6 तरीके के एग्रीगेट फंक्शन है। अब सवाल उठता है कि भाई ये एग्रीगेट फंक्शन है क्या? ये तो बता दिया कितने प्रकार के हैं, लेकिन ये तो बताया नहीं कि ये क्या है। अच्छा देखिए, एग्रीगेट फंक्शंस को ही आप ग्रुप बाय फंक्शंस भी बोलते हैं। अब बात इतनी है कि ये जो सारे फंक्शंस हैं ना, ये आपकी मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होते हैं, इसीलिए इनको मल्टीपल रो फंक्शन बोला जाता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे मैंने नाम लिख दिया सोनू, मोनू, टोनू, ठीक है, चुन्नू, कुछ भी, और उनके मार्क्स लिख दिए, है ना। इसके 30 आए, इसके 40 आए, इसके 22 आए, इसके 37। अब अगर मुझे जानना है कि इस पूरे टेबल के अंदर से सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए, तो अब आप खुद से सोचो, अगर आप एसक्यूएल को एक साइड में रख दो,
तो आप कैसे कैसे निकालोगे कि मुझे सबसे ज़्यादा नंबर मैं कैसे पता करूँगा? जैसे कि अगर मैंने आपकी क्लास में पूछ लिया कि टॉपर कौन है भाई, तो आप टॉपर कैसे पता करोगे? आपके पास में मल्टीपल डेटा होना चाहिए ना, फिर आप दिमाग के अंदर अपने जो है कंपैरिजन करोगे, जो है छोटा बड़ा देखोगे कि किसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो यानी कि उसके लिए कि क्या किस चीज़ का होना ज़रूरी था? एक ग्रुप का, यानी कि मल्टीपल रोज का होना ज़रूरी था। तब उसमें से आपने निकाला कि इन सब में से ये 40 नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा है, या फिर ये 22 नंबर हैं जो सबसे कम है। अब मैंने कहा कि सबका टोटल बता दो, तो टोटल तभी बताओगे जब आपके पास में कुछ मल्टीपल रो होंगी। तो अगर आपके पास में एक ही बच्चा है जिसके 30 नंबर है, अब वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, वही काउंट है, वही सम है, वही एवरेज, सारी चीज़ें वही हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारे फंक्शंस है ना, जो अभी मैंने आपको बताए 6 प्रकार के, ये एक से ज्यादा रो पर अप्लाई होते हैं, इसीलिए इनको एक ग्रुप फंक्शंस भी बोला जाता है, इनको एग्रीगेट भी बोला जाता है, और इनको मल्टीपल रो फंक्शंस भी इसीलिए बोला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि आपके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हुआ, ठीक है, उसमें आपके स्कूल के चारों जो हाउस है ना, जैसे आजकल स्कूल्स में हाउस होते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, इन चारों स्कूल में जितने भी हाउस के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, है ना। तो अब अगर मुझे इनमें से जानना है कि विनर कौन है, मान लो इसके 30 नंबर का था, तो इसके आए 30 में से 30, इसके आए 29, इसके आए 28, इसके आए 21, है ना। तो ऐसी बात है कि आप इसमें से विनर निकालोगे किसको, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हो ना दिमाग में कि भाई इतने सारा डेटा था, उसमें से इसके सबसे ज्यादा है तो रेड इज विनर, या फिर ये विनर नहीं है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि आपके पास में मल्टीपल डेटा होना चाहिए, उसी पर ये सारे के सारे आपके फंक्शंस है जो अप्लाई होंगे, ठीक है। दैट्स वाई दीज फंक्शंस आर कॉल्ड ग्रुप फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शन, राइट। ओके, तो चलिए बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो अब तो चुटकियों में चीज होनी है, चुटकियों में चीज होनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पीपीटी से पढ़ाने से अच्छा है कि हम अपने माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं और वहीं पर अपनी टेबल को ओपन करते हैं। क्या नाम था, EMP, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारे पास में, अच्छा सॉरी, द EMP डेटा, दैट्स माय टेबल नेम, है ना। ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू, यूज न्यू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टिकी 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 टिकी। अभी ऐसा है कि सुबह सुबह सर्दी के अंदर ना हाथ एकदम चल नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, टाइपिंग मिस्टेक एक नहीं काफ़ी सारी हो सकती है। हाँ, ओके, सो दिस इज अवर डेटा, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं कि मैं आपको ऐसा कुछ कहती हूँ कि इस पूरी टेबल के अंदर से ना सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, मुझे ये चाहिए। तो अब आप क्या ढूंढना चाह रहे हो, मतलब देखो नेचुरली सोचो सारी चीजों को, रट्टा कोई सॉल्यूशन नहीं है, रट्टा फॉर्मूलाज का मार सकते हो, है ना। कोई ऐसी चीज हो गई जिसका कोई सर नहीं पैर नहीं, हम उसका, जैसे कि कोई साल हो गया कि भाई ARPANET है, अब किस साल में आया था, अब तुम्हें वो याद करना ही पड़ेगा, है ना। सन हो गए, मतलब ऐसी चीजें जो, मतलब रट्टा, ऐसी चीजों का रट्टा नहीं मारा जा सकता। जो अभी आपके सामने है कि मैंने पूछा कि भाई सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, अब इसका किस किस चीज का आप रट्टा मारोगे, है ना। तो इसको रटना नहीं है, इसको आराम से अपने आप से चीजें पूछनी है कि क्या कैसे करूंगा मैं। आप एक छोड़ दो इस टेबल को, एक बार मैं आपसे कहूंगी कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो या आप स्कूल में हो, क्लास में हो, तो आप सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे निकालोगे। तो आप दिमाग में क्या एक अप्रोच लेकर के चलोगे, आप मैक्सिमम की अप्रोच नहीं लेकर के चलोगे, बिल्कुल आप मैक्स फंक्शन का यूज करोगे। यहाँ पर बहुत इजी है, मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स का यूज कर रहे होंगे, ठीक है, सुपर डुपर कूल। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी सेलेक्ट एंड मैक्सिमम, मुझे क्या निकालना था, मैक्सिमम सैलरी, है ना। तो सैलरी इसके अंदर डाल दिया। अब टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम EMP डेटा, बिल्कुल मैक्सिमम आ गया आपके सामने। अच्छा, ऐसे ही हम मिनिमम भी कर सकते हैं कि सबसे कम सैलरी किसकी होगी। तो मल्टीपल रोज पर अप्लाई हुआ ना, ये अगर आप देखो तो ये सारी रोज पर अप्लाई हो रहा है ना, तब जाकर के एक मैक्सिमम और एक मिनिमम है जो निकलेगा। समझ में आ रही है चीज, ये समझ में आ रही है, तो सुपर डुपर कूल। तो सबसे कम सैलरी इज मिनिमम। अब आपको एक चीज यहाँ से एक और चीज पता चलती है, जैसे कि आपको ये चीज पता चली है कि इसमें नल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। ना तो मैक्सिमम में नल आया और ना ही मिनिमम में नल आया, आपके पास में आया तो एक नंबर आया। तो यानी कि ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, नल को साइड
रख करके चल रहे हैं ना, एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी? चलो और हम फिक्स करा देंगे दिमाग में, टेंशन ना लो। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना? सौरव की सैलरी का सम निकालना है, ठीक है। तो SUM सम बोले तो क्या किया इसने? सबको जोड़ दिया ना। क्या किया? ये हमारा 11,200, 10,000, ये सारी सैलरी आपकी जुड़ गई। अब नल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि नल क्या होगा? एक्सक्लूड होकर के चलेगा, ठीक है। ओके, तो नल को ये क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा। क्योंकि अगर आपको एक चीज बताएं कि अगर मैं नल के साथ में किसी को भी जोड़ूंगी ना, तो वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये नल को बीच में रख ही नहीं रहे हैं, ये नल को एक्सक्लूड करेगा टोटली। तो जो भी न्यूमेरिकल डेटा होगा वो आपका आपस में जुड़ जाएगा। सुपर डुपर कूल। अच्छा, अब देखिए क्या चीज़ है। अच्छा, मुझे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? मुझे एवरेज निकालना है। अब एवरेज फंक्शन कराने से पहले थोड़ी सी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। कैसे ताज़ा करेंगे बचपन की यादों को? आपके पास में वैसे तो मतलब अगर 11th-12th के होंगे तो बचपन ही है, अभी क्या है ना। ओके, तो देखिए मुझे क्या करना है, आपके पास में सब्जेक्ट है, हैंड राइटिंग एक तो है खराब, बहुत ही गंदी, ऊपर से सर्दी है, तो सर्दी की वजह से हैंड राइटिंग और ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना। हाँ हाँ, और एक और चीज़ है कि हम इस चीज़ के लिए बड़ा वो करते हैं कि जैसे अगर क्लास की बात करें है ना, तो ब्लैक बोर्ड पर क्योंकि कंप्यूटर टीचर हैं तो लिखने की चीज़ें बहुत कम होती हैं ब्लैक बोर्ड पर, आपको यूजुअली टाइपिंग ही चलती रहती है आपकी, है ना। हाँ, तो इस चक्कर में कभी हो ही नहीं पाता, कभी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने का कभी अंदर से इच्छा ही नहीं हो पाती, क्योंकि लिखने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं। आपको जस्ट क्लास में भी जाते हो तो आपको जस्ट प्रोग्राम रन करके बताना होता है, और बच्चे अगर लिखने वाली चीज़ें होती है तो उनको बुक में निशान लगवा देते हैं, है ना। हाँ, तो कभी वो चीज़ आई नहीं मन में कि आप इसको कभी इम्प्रूव करो, क्योंकि स्कूल के अंदर बिल्कुल है ना, कभी स्कूल के अंदर चलो ठीक है लिख लिया, कॉलेज में कभी लिखा ही नहीं, हमेशा वहाँ पर भी टाइपिंग चलती रही, उसके बाद भी टाइपिंग ही चलती रही, तो कभी मन में इच्छा आई नहीं कि इसको सही करें, है ना। तो अब तो ये शायद एकदम कूल वो ट्रेंड भी बन चुका है कि लवजीत मैम की हैंडराइटिंग ख़राब है, तो ठीक है यार, ख़राब है तो, है ना। ओके, हाँ, वैसे इसको करेंगे कभी इम्प्रूव, है ना, जब मन में एकदम इच्छा जागेगी। अभी तो कोई इच्छा है नहीं कि इम्प्रूव कर दें, चल रहा है काम, है ना। हाँ, तो देखो अब क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, समझ में आ गया ना कि क्या लिखा हुआ है, टोटली कोई। अब देखो क्या चीज़ है, तुम्हारे पास में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? हिंदी है तुम्हारे पास में, ठीक है। तुम्हारे पास में क्या है? मैथ्स है तुम्हारे पास में, है ना। तुम्हारे पास में CS है, तुम्हारे पास में क्या है? SST है। पेज भर गया तो ठीक है। अब ऐसा है कि इसमें तुम्हारे नंबर आते हैं, मान लो 15 नंबर का पेपर है, 12, ठीक है, 13, 15, ठीक है, और मान लीजिए 12, ठीक है। अब ऐसी चीज़ है कि मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो वो बचपन की चीज़ें अगर हम याद करें तो हम एवरेज कैसे निकालते थे? अरे मैम हम एवरेज कुछ, ओहो पीची पीची, हाँ ठीक है। अरे मैम हम एवरेज कुछ ऐसे निकालते थे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सबको जोड़ा तो ये कितना, 1, 2, 3, 4, तो यानी कि जो सारे टोटल नंबर ऑफ मेरे सब्जेक्ट है ना, 4 है, तो उसको मैं अपॉन में कर दूंगी। तो मतलब इन सबको मैं जोड़ करके इनका जो टोटल आ रहा है उसके साथ में मैं द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब नंबरिंग में, तो मैं क्या कर दूंगी, अपॉन में 4 कर दूंगी, है ना। कि जैसे मेरे एक में 12 आए, ठीक है, एक में मेरे पास 13 आए, एक में 15 आए, एक में 12 आए, तो हमारा कितना जोड़ हुआ? 5 × 3 = 8, 8 × 8 = 9, 10, 11, 12, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 52। तो मैं क्या करूंगी, 52/4। अब ये चीज़ कर लेना, ठीक है। तो एक जो तुम्हारे पास में आंसर आएगा तो वो मेरा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है मैम, क्या है, ओके। अब बात ऐसी आती है कि ऐसा हो गया, ठीक है। अब बात ऐसी आती है कि आपके पास में क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट का पेपर आपने दिया नहीं, तो आपकी टीचर वहां क्या एंटर करेंगे? नल एंटर करेंगे, ठीक है। अब ऐसी चीज है कि आपने CS का पेपर नहीं दिया तो इसमें क्या है? नल है। अब ऐसा है कि एवरेज फंक्शन भी क्या है? एक्सक्लूड करके चलेगा नल को, ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा? ये 3, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3, तो आपके पास में 37। अब सवाल उठता है कि 37/4 होगा या 37/3 होगा। अब इस चीज को ध्यान से सुनना कि अब इसमें क्या है? एक नल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा, राइट। तो आपके पास में 37/3 होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका जिसमें आपके नल है, मार्क्स नहीं है, तो यानी कि यहां पर आप अपॉन 4 नहीं लिखेंगे, आप 3 लिख रहे होंगे। तो अब मैं अगर आपको ये चीज समझाऊं, कौन से वाली? ये वाली चीज,
कि जब आप सैलरी का एवरेज निकालोगे तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 11 है ना। तो ये क्या करेगा, सबको जोड़ेगा, तो सबको जोड़ करके एक आंसर आएगा आपके पास में 173,000 है ना। ये आंसर जब आपके पास में आएगा तो अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आपके पास में 10 नहीं होगा, क्या होगा, सॉरी 11 नहीं होगा, क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास में देखिए अपॉन में 10 आया, 11 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अरे भाई एक नंबर इसमें सैलरी का वो जो नल है। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या चीज समझ में आई, आपको अभी तक ये चीज समझ में आई कि जो आपके पास में ये सारे के सारे फंक्शन है ना, कौन कौन से, आपके पास में सम है, आपके पास में एवरेज है, आपके पास में मिनिमम है, आपके पास में मैक्स है। ये नल को क्या करके चलते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं, भाई तुम निकलो यहां से। ठीक है, हम तुम्हें अपने बीच में शामिल नहीं करेंगे। तो यानी कि इनमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है किसकी, नल की, तो नल हमेशा एक्सक्लूड रहेगा इनके साथ में। अच्छा, अब बचे कौन से फंक्शन, काउंट और काउंटर स्टार। अब इस फंक्शन को लेकर के अगर आपने PYQs किए होंगे तो अब ये चीज़ तो ज़रूर पा रहे होंगे कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब दोनों फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे आपको तकरीबन आप कह लो कि हमेशा प्रश्न आता ही आता है ना। तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि जैसे दिवाली पर हमें कोई और गिफ्ट मिले ना मिले, सोन पापड़ी हमें ज़रूर मिलती है ना, उसके 4-5 डब्बे तो हमारे घर पे हो जाते हैं। तो ये चीज़ एक कॉमन है ना, तो इसमें भी ये चीज़ कॉमन है आपके पेपर के अंदर कि इससे आपको क्वेश्चन ज़रूरी आएगा। ऐसा कोई रिश्तेदार है नहीं जो हमें सोन पापड़ी ना दे, और वैसे ही ऐसा कोई पेपर है नहीं जिसमें आपके पास में ये क्वेश्चन ना आया हो। तो बात आती है कि इन दोनों का क्या है। अब इस फंडे को आप यहाँ पर याद रखना कि ये नल को एक्सक्लूड करके चलते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक के साथ भी यही किस्सा होने वाला है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, किसके बीच में, काउंट के बीच में और काउंट स्टार के बीच में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको समझाने से पहले इस स्टार का मतलब आपको पता है ना क्या है, अरे मैम पता तो है लेकिन अगर आप बता दो कि तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, अगर मैं बता दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा देखो क्या चीज़ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, ये किया था, क्या किया था, हमने कहा था काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा टेबल। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था स्टार का ऑल, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ये मतलब था ना इसका। ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए, हाँ सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। तो स्टार का मतलब सबको शामिल कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो ऐसा तो नहीं कर रहा कि नल एंट्रीज को नहीं डिस्प्ले करा रहा, स्टार मतलब सबको डिस्प्ले करा रहा है। ये चीज समझ में आई, स्टार का मतलब ऑल, सब कुछ। ओके, अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन यूज में लेकर के आते हैं, COUNT काउंट, ये वाला। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, मतलब आपने ऑल को, स्टार को इसके अंदर डाल दिया, तो काउंट का एक बेसिक मतलब अगर देखो तो काउंट का बेसिक मतलब क्या होगा, मैं कहूंगी कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो तुम क्या करोगे क्लास में जाकर के, भाई काउंटिंग करोगे ना। तो वही चीज है, क्या करेगा, काउंट करेगा। तो मैंने अगर इससे पूछा कि भाई इस कंपनी में EMP डेटा नाम की जो टेबल है उसमें कितने एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मुझे नहीं लेना देना कि भाई किसी का डिपार्टमेंट मिला कि नहीं मिला या कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर। तो ये मुझे एक संख्या ला करके देगा, ये कहेगा 11 है भाई टोटल। तो इससे आपको क्या चीज समझ में आई, इससे आपको ये चीज समझ में आई कि काउंट स्टार का मतलब हम ये समझे कि ये सारी टेबल के अंदर कितनी रो है ये हमें काउंट करके देगा। दैट्स इट, दिस इज द यूज ऑफ दिस फंक्शन। तो जब आपको काउंट स्टार की याद आ रही है तो इट मीन्स आप किसके बारे में सोच रहे हो, सारे टोटल नंबर ऑफ रो रिकॉर्ड्स को काउंट करने के बारे में सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चल गई, लेकिन फिर ये इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या काउंट करके दे रहा है, अगर ये टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करके दे रहा है तो। अच्छा, ये भी काउंट ही करके दे रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब दोबारा बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर तुम डिपार्टमेंट कोड के अंदर काउंट करके आओ कि टोटल नंबर ऑफ कितना रिकॉर्ड है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस DEP कोड को ध्यान से सुनिए, इस स्टार को हटाती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर उस एट्रीब्यूट का नाम लिखती हूँ, DEP CODE लिखा हुआ है ना। हाँ, तो अब मैं अगर इसका आंसर करूंगी तो इसमें मुझे आंसर आ रहा है 10। ये क्या अन्याय हो गया, अन्याय नहीं है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे।
ये क्वेश्चन आपको एज इट इज आता है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। कोई आपसे कहेगा कोई राधा है, कोई अनुराधा है, उसने क्या किया, उसने 2 कमांड चलाई, एक कमांड ये चलाई, एक कमांड ये चलाई, एक में उसको आंसर क्या आ रहा है 11, दूसरी में 10। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है ना। तो ये चीज हमसे पूछी जाएगी, तो मैं भी उसी इस स्टाइल में आपसे प्रश्न कर रही हूँ। अब देखो ध्यान से क्या चीज है। स्टार लगाने का मतलब है कि आपकी टेबल में सारे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। अजी हमारी टेबल में टोटल 11 का डेटा है, ठीक है। अब बात आती है कि कभी कभी आपको ये नहीं जानना है, आपको ये जानना है कि भाई इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कितना रिकॉर्ड है। तो ये क्या करेगा, काउंट करेंगे साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने अभी इसको छोड़ा ना, जी हाँ। तो ये क्या करेगा, ये भी उन्हीं की कैटेगरी में शामिल है। किन की कैटेगरी में, इनकी इनकी और इनकी कैटेगरी में। तो आपको अभी तक ये चीज समझ में आई कि सम हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ये अपना क्या है, मैक्सिमम, सॉरी, मैक्स, मिन और काउंट, है ना। ये जो फंक्शन है 1 2 3 4 5, ये इनकी नल के साथ में बनती नहीं है ना। नल जिस पार्टी में आएगा ये उस पार्टी में नहीं जाएंगे, तो इनकी नल के साथ में क्या है, नहीं बनती है। तो ये कहते हैं भाई नल आ गया तो हम नहीं आएंगे, ठीक है। तो मतलब ये नल के साथ में जो है अपनी दोस्ती नहीं बना करके चलते हैं। तो जहां पर भी नल होगा ये उसको अपनी टीम में शामिल ही नहीं करते। इन पांचों का अपना ग्रुप है, ये पांचों अपने दोस्त हैं। लेकिन जो हमारा काउंट स्टार है, स्टार का मतलब है ऑल, तो स्टार क्या करेगा, स्टार किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को नहीं, ये पूरी टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड है ये उसको काउंट करेगा। तो मतलब ये कितना है 1, ये कितना है 2 3 4 5, इस तरीके से आपकी टेबल के अंदर से टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है कि टोटल तुम्हारी टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, तो वो मुझे चाहिए। अच्छा, एक इजी एग्जांपल देते हैं। क्या एग्जांपल देते हैं कि ये आपकी क्लास है 12th, ठीक है। अब आपके पास में मान लीजिए हिंदी का आपका सब्जेक्ट का पीरियड है, ठीक है, फिर सीएस का पीरियड है, फिर आपके पास में मैथ्स का पीरियड है, फिर इंग्लिश का है, फिर मान लीजिए बायो वगैरह का है, ऐसा कुछ है ना। तो अब मैंने अगर आपसे पूछा कि इस पूरी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं इस पूरी क्लास में, मान लीजिए इसके अंदर यहाँ 4 हैं, इसमें 2 ही स्टूडेंट है, इसमें 3 है, इसमें 1 ही बच्चा है, नहीं इंग्लिश में ज़्यादा, इंग्लिश है ना ये, हाँ, बायो में 3 स्टूडेंट है ना। लेकिन इस पूरी क्लास के अंदर आपके पास में कितने हैं, 2, कितने भी मान लो 20 हम कह देते हैं, ठीक है। अब बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। अब मैंने ऐसा कह दिया कि भाई इस टेबल में टोटल, मतलब इस कक्षा में 12th क्लास में 12 CS नहीं, 12th क्लास, ठीक है, 12th क्लास के अंदर हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे 20। अगर मैं तुमसे कहूंगी कि CS में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहोगे 2। मतलब आया समझ में कि क्या चीज है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बात करूंगी तो मैं फिर इसको लेकर के आऊंगी। अगर मैंने इसके अंदर किसी एट्रीब्यूट का नाम दे दिया तो ये उसमें से नॉन नल एंट्रीज को काउंट करके मुझे देगा। समझ में आई चीज। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर स्टार दे दिया तो ये क्या करेगा, नल भी इंक्लूड करेगा, सब कुछ इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके टेबल में कितने हैं ये आपको दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सम कर रही हूं तो इसमें जो सम आ रहा है वो नल को छोड़ करके बाकी सबका सम होगा। अगर इसमें एवरेज निकाल रहे हैं तो वो नल को छोड़ करके बाकी सबका एवरेज है। मैक्सिमम दे रहे हैं तो नल को छोड़ करके बाकी बचा हुआ मैक्स और मिन यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 11 आंसर आ रहा है, इसके अंदर आपको 9 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 9, 10 और 11, तो यानी कि जो 2 एंट्रीज आपके पास में हुई ना, वो क्या हो गई आपके पास में, नल एंट्रीज हो गई। इससे ये चीज समझ में आती है या साबित होती है, ठीक है। तो अब आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो इसके अंदर आता है कि भाई एक राम है या श्याम है, वो जब ये वाली कमांड रन कर रहा है तो उसको 11 आंसर कर रहा है, ये कर रहा है तो 9 आ रहा है। तो इससे तुम्हें क्या चीज़ पता चलती है, तो इससे हमें यही चीज़ पता चलती है कि 2 रिकॉर्ड्स नल है इस बोनस के अंदर, है ना, ठीक है। तो ये वाली बात है इन सभी फंक्शन के अंदर। अब देखो ये सारे फंक्शंस का को ना हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं, किसके अंदर, हमारे ग्रुप बाय के अंदर, ठीक है। अब ग्रुप बाय आपको तभी समझ में आएगा जब आप इतनी चीजें कर चुके होंगे। तो ग्रुप बाय करने से पहले जरा इस वीडियो के ऊपर जरूर नजर मार लेना, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से, हाँ,
ऐसे आपको इसको समझाने वाली हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी आज से पहले ग्रुप बाय में, तो जितने भी मैं लेक्चर अभी ग्रुप बाय के लिए डालूंगी, ज़्यादा नहीं कहेंगे, जितने भी हम लोग डालेंगे एक ग्रुप बाय कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चन करा देंगे, तीनों लेक्चर इनफ होंगे। बाकी क्वेश्चन तो आप जितने मर्जी करो उतने ही कम है। तो जितने आप यहाँ पर इन तीनों लेक्चर्स को अगर आपने देख लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि भाई इसमें ग्रुप बाय में तुम कहीं अटकोगे नहीं। क्वेश्चन उस बाद में आएगा, सॉल्यूशन पहले आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। देखो, अब ऐसी चीज़ है कि हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से आपके सामने एक एक लेक्चर है जो आ रहा है। इतनी चीज़ हम आपसे, इतनी डिमांड है जो कर सकते हैं कि भाई चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो और दूसरों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर दो। इतनी डिमांड हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि जो हमारे बच्चे हैं कि हम उनको ये चीज़ है जो सौंपे कि आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि यस, सबकी मदद है जो यहाँ पर हो रही है ना। तो यस, आप इसको शेयर करेंगे एंड मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। बाय।